हेलो फोटोग्राफर्स, वेलकम टू माय चैनल। जब आप एक डार्क रूम में बैठकर बाहर की तरफ कैमरा पॉइंट आउट करोगे तो शायद आपको ऐसा व्यू मिलेगा। लेकिन अगर आपको बाहर की डिटेल्स देखनी है और आप शटर स्पीड बढ़ाओगे तो शायद आपको ऐसा व्यू मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप खुद की आंखों से खुद देखते हो तब आपको दोनों तरफ की डिटेल्स दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? और शायद अगर यही फ़ोटो आप मोबाइल से क्लिक करोगे तो आपको शेडोज़ ज़्यादा डार्क मिलेगी। तो ये होता है कैमरा की डायनेमिक रेंज की वजह से। तो ये वीडियो में जानेंगे कि डायनेमिक रेंज क्या होता है और वो नॉलेज के बेस पर आप अपनी फ़ोटोग्राफी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो डायनेमिक रेंज जो टर्म है वो ऑडियो में भी यूज़ होता है और फोटोग्राफी में भी डायनेमिक रेंज एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। डायनेमिक रेंज का मतलब होता है डिफरेंस या फिर रेशियो बिटवीन डार्केस्ट टोन टू द ब्राइटेस्ट टोन ऑफ द सीन। मतलब अगर कोई नून का सीन है या फिर हम देखें तो बैकग्राउंड में धूप ज़्यादा है और फ्रंट में कोई सब्जेक्ट खड़ा है तो वो जो सीन की डायनेमिक रेंज है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके अगर ऑपोजिट देखें तो कोई शेडो एरिया है जहाँ पे वॉल भी शेडो में है और उसके आगे कोई सब्जेक्ट खड़ा है उस पर भी शेडो आ रहा है तो उस सीन की डायनेमिक रेंज कम होगी। डायनेमिक रेंज को मेजर किया जाता है स्टॉप्स में, जहाँ पे स्टॉप्स कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट नहीं है, लेकिन एक स्टॉप का मतलब होता है लाइट डबल करना या फिर आधी करना। मतलब अगर कोई सीन की डायनेमिक रेंज अगर 5 स्टॉप्स है तो उसके डार्केस्ट टोन और ब्राइटेस्ट टोन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2:5 टाइम्स होगा। अब ऐसे सीन को जब आप खुद देखते हो तब आपको दोनों तरफ की डिटेल्स बहुत ही अच्छे से दिख जाती हैं, क्योंकि हमारी आंखों की जो डायनेमिक रेंज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वैसे इसको मेज़र करने का कोई तरीका तो नहीं है साइंटिफिक, लेकिन हमारा ब्रेन और हमारी आंखें कॉम्प्लेक्स तरीके से वर्क करती हैं और बोला जाता है कि हमारी आंखों की जो डायनेमिक रेंज है वो 20 स्टॉप्स तक जाती है। कंपेयर टू 20 स्टॉप्स अगर मार्केट में हाईएस्ट डायनेमिक रेंज भी अगर देखेंगे तो होती है 15 स्टॉप्स, जो कि है आरई एलेक्सा कैमरा की। और ये जो कैमरा है वो सिनेमा में फिल्मिंग में यूज़ होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा होता है। और इसके कंपेयर में अगर हम कंज्यूमर लेवल कैमरास देखेंगे जो मिररलेस आ जाते हैं मार्केट में, उसकी डायनेमिक रेंज मैक्सिमम होती है 12 से 13 स्टॉप्स तक। मतलब अगर आप ऐसी सिचुएशन में वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी करते हो तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको शेडोज़ की डिटेल चाहिए या फिर हाइलाइट्स की। उसके हिसाब से आपको कैमरा की सेटिंग्स चूज़ करनी पड़ेगी या फिर आपको कंपोजिशन ही चेंज करना पड़ेगा। डायनेमिक रेंज को कैमरास की मार्केटिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हाई डायनेमिक रेंज आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। आप अच्छे से शेडोज़ और हाइलाइट्स रिकवर कर पाते हो, या फिर अगर आप सिनेमेटोग्राफर हो तो भी आपकी कलर ग्रेडिंग में हाई डायनेमिक रेंज बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लेकिन डायनेमिक रेंज कैमरा की एक फिक्स एंटिटी है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते और हर एक बंदा एलेक्सा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपकी फ़ोटोग्राफी में डायनेमिक रेंज एक लिमिटिंग फैक्टर ना बने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। नेचुरली आप कोई भी चीज़ आपकी आंखों से देखते हो तब आपको कभी हाइलाइट्स ब्लोन आउट होती हुई नहीं दिखती। ब्लोन आउट होने का मतलब है क्लिप्ड होना या फिर डिटेल का लॉस होना। नेचुरली आपको कभी स्काई ब्लोन आउट होता हुआ नहीं दिखेगा या फिर कोई ब्राइट पार्ट भी ब्लोन आउट होता हुआ नहीं दिखता, अनटिल आप डायरेक्टली सन को देख रहे हो दोपहर को या फिर कोई ब्राइट लाइट को देख रहे हो तो। लेकिन आप डिजिटल कैमरास में देखोगे तो हाइलाइट्स या फिर स्काई दोपहर को बहुत जल्दी ब्लोन आउट होता हुआ दिख जाएगा आपको। तो अगर आपकी इमेज में हाइलाइट्स ब्लोन आउट है या फिर स्काई ब्लोन आउट हो गया है तो वो चीज़ आपको कभी रियल फील नहीं देती। इसीलिए आपने बिग प्रोडक्शंस या फिर हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा तो कभी हाइलाइट्स उसमें ब्लोन आउट होती हुई नहीं दिखेंगी। उसमें हाइलाइट्स को ऑलवेज प्रोटेक्ट किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट पे डार्कनेस क्यों ना आ जाए वो हाइलाइट्स को ऑलवेज प्रोटेक्ट करके रखते हैं और वही चीज़ मूवीज़ को रियल फील कराती है। मूवीज़ का पर्पस होता है रियल फील कराना। ऑफ कोर्स उसमें भी अगर डायरेक्शन आ रहा है फ्रेम में या फिर कोई ब्राइट लाइट आ रही है तो वो ब्लोन आउट होती हुई दिख सकती है। और कंपेयर टू डिजिटल कैमरास जो फिल्म्स थी उसमें हाइलाइट्स अच्छे से हैंडल हो जाती थी, लेकिन डिजिटल कैमरास में शेडोज़ में अच्छी डिटेल प्रिजर्व रहती है, इसलिए आप पोस्ट प्रोसेसिंग में आप उसको अच्छे से रिकवर कर पाते हो। और इसी के बेस पे एक टेक्निक यूज़ होती है, वो है एक्सपोज फॉर दी हाइलाइट्स। मतलब आपकी फ़ोटो में अगर कोई इम्पोर्टेंट हाईलाइट क्लिप्ड हो रही है तो वो फ़ोटो को पर्पसफुली अंडर एक्सपोज करके पोस्ट प्रोसेसिंग में उसके शेडोज़ रिकवर करना।
इसके बेस पे आप स्काई को ब्लोन आउट होने से बचा सकते हो, या फिर आपके कोई सब्जेक्ट है वो अगर वाइट क्लोथिंग है उसकी तो भी आप उसको ब्लोन आउट होने से बचा सकते हो, या फिर एनिमल कोई वाइट है तो भी आप इसी टेक्निक का यूज़ करके आप हाइलाइट्स को ब्लोन आउट होने से बचा सकते हो। अब आप फोटोग्राफी में मूवीज़ की जैसे ऑलवेज हाइलाइट्स को प्रिजर्व नहीं रख सकते, क्योंकि मूवीज़ में डायलॉग्स इन्वॉल्व होते हैं, कैमरा मोमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, उसकी वजह से वो ऐसे कंपोजिशन को भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन फोटोग्राफी एक स्टिल फ्रेम होती है जिसमें एक सिंगल फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। तो आप ऑलवेज हाइलाइट्स को मेंटेन या फिर प्रिजर्व नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपके फ़ोटो का कोई इंटरेस्टिंग एरिया या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही ओवर एक्सपोज हो रहा है तो आप ये रूल फॉलो करके उसको पर्पसफुली अंडर एक्सपोज करके उसकी हाइलाइट्स को प्रिजर्व रख सकते हो। नेक्स्ट, जो आपके कैमरा की मैक्सिमम डायनेमिक रेंज है वो अगर आपको अचीव करनी है तो आपको रॉ शूट करना पड़ेगा, ना कि जेपेग। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि कंपेयर टू जेपेग रॉ फाइल में आप हाईलाइट और शेडोज ज़्यादा रिकवर कर पाओगे और आपकी कलर ग्रेडिंग भी ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आप आई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में हो या फिर आपको पहला पॉइंट फॉलो करना है, मतलब जो एक्सपोज फॉर द हाईलाइट, वो अगर टेक्निक आपको फॉलो करनी है तो भी आप रॉ शूट करोगे तो पोस्ट प्रोसेसिंग में आप शेडोज़ को ज़्यादा रिकवर कर पाओगे। और अगर आपको रॉ वर्सेस जेपेग की अगर कंपैरिजन वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने लैंडस्केप फ़ोटोज़ देखे होंगे या फिर नेचुरल लाइट पोर्ट्रेट्स अगर आप देखोगे तो एक कॉमन चीज़ उसमें आपने नोटिस की होगी कि ऐसे फ़ोटोज़ मैक्सिमम सुबह या फिर शाम को या फिर ओवरकास्ट डे पे क्लिक की जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो नेचुरली जो डायनेमिक रेंज होती है सीन की वो कम होती है, ब्राइट हाइलाइट्स या फिर डार्क शेडोज़ क्रिएट नहीं होते। आपके कैमरा की डायनेमिक रेंज अगर कम है तो भी आप ऐसी सिचुएशन में अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। नेक्स्ट, आपका कैमरा सबसे क्लीन इमेज प्रोवाइड करता है बेस आईएसओ पे, जो कि जनरली 100 होता है। जैसे जैसे आप आईएसओ बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे फ़ोटो में आपकी नॉइज़ इंट्रोड्यूस होता है और डायनेमिक रेंज भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको डायनेमिक रेंज अचीव करनी है तो लोएस्ट पॉसिबल आईएसओ पे आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए फ़ोटो क्लिक करना, ना कि डायनेमिक रेंज को ज़्यादा अचीव करना। मतलब अगर आप डायनेमिक रेंज के चक्कर में आप अपनी फ़ोटो बिगाड़ रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है। मतलब अगर आपकी फ़ोटो में या फिर आपके सीन में मूवमेंट है, आप बर्ड फोटोग्राफी करना चाहते हो तो शटर स्पीड बढ़ा के अगर आपको आईएसओ बढ़ाना पड़ रहा है तो वो आईएसओ बढ़ा के शॉट कैप्चर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर रहे हो, आपके पास ट्राइपॉड है और आप लो शटर स्पीड ले जा सकते हो, तो लोएस्ट पॉसिबल आईएसओ पे क्लिक करने से आपकी इमेज भी क्लीन आएगी और डायनेमिक रेंज भी ज़्यादा आप कैप्चर कर सकते हो। और एक मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हो और लॉग शूट करते हो तो जो कैमरा का बेस आईएसओ होता है वो लॉग के लिए बेस आईएसओ नहीं होता, वो जनरली 400 या फिर 800 होता है। तो अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हो और लॉग शूट करते हो तो आपको मैक्सिमम डायनेमिक रेंज के लिए लॉग के बेस आईएसओ पे शूट करना है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हो तो ये चीज़ नोट करनी ज़रूरी है। एक्सपोजर ब्रैकेटिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसमें एक सीन के 3 से 4 इमेजेस क्लिक की जाती हैं अलग अलग एक्सपोजर पे और उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में मर्ज करके हाई डायनेमिक रेंज मतलब HDR इमेज बनाई जाती है। लेकिन ऐसी इमेजेस आप मूविंग सब्जेक्ट की क्लिक नहीं कर सकते, और अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो या फिर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करते हो तो भी आपके पास ट्राइपॉड चाहिए जिसमें एक ही आप कंपोजिशन के 3 इमेजेस अलग अलग एक्सपोजर पे क्लिक कर सको। फोटोग्राफी साइंस के पहले एक आर्ट है, इसीलिए टेक्निकलिटीज़ जानना तो ज़रूरी है, लेकिन वो टेक्निकलिटीज़ आपका लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनना चाहिए। जैसे कि मैंने आगे बताया कि अगर आपको ज़्यादा डायनेमिक रेंज अचीव करनी है तो आपको सुबह या फिर शाम को फोटोग्राफी करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोपहर को आप बिल्कुल फोटोग्राफी छोड़ दे रहे हो, तो वो आपका लिमिटिंग फैक्टर बन रहा है। जैसे कि अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी देखोगे तो वो हाई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस में भी की जाती है।
ऐसी सिचुएशंस में शेडोज़ और हाइलाइट्स को इंटरेस्टिंग वे में कंपोज करना एक डिफ़िकल्ट स्किल होता है। तो आपके टेक्निकल नॉलेज का आपको क्रिएटिवली कैसे यूज़ करना है वो आपको सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जो कि हार्डलाइट सिचुएशन का तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि 30% जितने तो इसमें शेडोज़ ही हैं। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कोई डिटेल नहीं दिख रही। मैं इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में रिकवर तो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मैं इन शेडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ व्यूअर्स की आइज़ को, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जो फ़ोटो का, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है फ़ोटो का, उस पर गाइड करने के लिए। मैं इसके अगर शेडोज़ रिकवर कर दूं तो शायद ये इतना इंटरेस्टिंग ना लगे जितना ये अभी लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये शेडोज़ रिकवरी करने के बाद वो पहले जितना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी दिख जाएंगे जहाँ पे शेडोज़ का यूज़ होता है व्यूअर्स की आइज़ को सब्जेक्ट पे गाइड करने के लिए। या फिर अगर आप नेचुरल लाइट पोर्ट्रेट्स देखोगे तो उसमें भी एक स्टाइल होती है अगेंस्ट लाइट फोटोग्राफी, मतलब अगर आप अगेंस्ट सन फोटोग्राफी करते हो तो ऐसी सिचुएशंस में जो बैकग्राउंड में जो ग्लो दिखता है वही सबसे ब्यूटीफुल लगता है, वही सबसे अच्छा लगता है। इस ऐसी सिचुएशन में बैकग्राउंड में लाइट जो डिटेल है उसकी रिकवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो ग्लो है वही इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकलिटीज़ टेक्निक्स जानना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे आगे निकलकर अगर आप क्रिएटिव हो रहे हो तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब भी कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर फ़ोटो क्लिक करता है तब उसके दिमाग में कभी ये नहीं होता कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक रेंज अचीव करनी है, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी ही इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कोई भी सिचुएशन में पॉसिबल बेस्ट फ़ोटो वो क्लिक कर सकते हैं। तो मैं भी आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ऑलवेज दिमाग में डायनेमिक रेंज को रख के ही फ़ोटो क्लिक करनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिगिनर्स ये नहीं जान पाते कि मेरी फ़ोटोग्राफी इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रही। तो शायद उनके लिए मैंने जो ऊपर पॉइंट्स बताए वो हेल्पफुल हो सकते हैं फ़ोटोग्राफी इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपको हेल्पफुल लगे हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।